राधे राधे आप सभी को। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सबकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। अब चलिए आज की इस वीडियो में हम सेक्शन 122 से रिलेटेड, इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 122 से रिलेटेड मेंस के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, काफी सारे बच्चों के मैसेज मेरे पास आए कि सर आप सेक्शन 122 कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिज, इससे रिलेटेड मेंस के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करिए ताकि जो हमारा कंसेप्ट है, इस पर्टिकुलर सेक्शन पे जो कंसेप्ट है वो और अच्छे से बिल्डअप हो जाए। तो मैंने सोचा ठीक है, अगर आप सबका मन है कि हम सेक्शन 122 से रिलेटेड मेंस के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करें, कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करें, तो ये तो अच्छी बात है। ये तो अच्छी बात है कि आपका इंटरेस्ट दिखा रहा है कि आप जुडिशरी के एग्जाम को लेकर बहुत ज्यादा कंसर्न है। ये तो अच्छी बात है। तो जब आप सारे लोग आगे से खुद चलकर अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हो तो भाई फिर मैं कैसे पीछे हट सकता हूं? है ना? तो चलिए सेक्शन 122 से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। बहुत ही मजेदार सेशन होगा ये, काफी कुछ जानने को और काफी कुछ सीखने को आपको यहां मिलने वाला है। तो प्लीज लेक्चर को अच्छे से अटेंड करिएगा, ठीक है? और हाँ, एक बात और, इस क्वेश्चन सीरीज को बिगिन करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि अगर आपने सेक्शन 122 का लेक्चर अभी तक अटेंड नहीं किया है, अगर आपने सेक्शन 122 इंडियन एविडेंस एक्ट का लेक्चर अभी तक अटेंड नहीं किया है, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है इस सेशन को बिल्कुल भी अटेंड मत करिए, अदरवाइज इससे आपको कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है? अगर वाकई में आप अपने जुडिशरी एग्जाम को लेकर कंसर्न है, वाकई में आप इस क्वेश्चन सीरीज को सॉल्व करना चाहते हैं, तो पहले आप सेक्शन 122 के लेक्चर को अच्छे से सुनिए, उसके बाद आप इन क्वेश्चन सीरीज को अटेंड करिए। ठीक है? तभी मजा आएगा बॉस। बिना प्रिपरेशन के मैदान में उतरना तो वेस्ट ऑफ टाइम है, आपका भी और मेरा भी, राइट? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द पॉलिसी बिहाइंड सेक्शन 122? व्हाट इज द पॉलिसी बिहाइंड सेक्शन 122? सेक्शन 122 को क्यों फ्रेम किया गया है? व्हाई कम्युनिकेशन बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम डिस्क्लोजर? बताइए। हमने इस क्वेश्चन के आंसर को बहुत अच्छे से सेक्शन 122 की वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। तो क्या होगा इसका आंसर? यस, वेरी गुड। आंसर इज, rationale of section 122 is that if one spouse is compelled to give evidence against the other, then it would develop strained relation between them. So the rationale is not to disturb the family peace or not to shake the mutual confidence of married life. ठीक है? दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, the rationale of section 122 is that if one spouse is compelled to give evidence against the other spouse, then it would develop strained relation between them. तो ये क्या करेगा? इन दोनों पति पत्नी के बीच में एक खराब रिश्ते पैदा कर देगा। सो द रैशनल इज नॉट टू डिस्टर्ब द फैमिली पीस। तो पर्पस क्या है कि जो फैमिली का पीस है वो डिस्टर्ब ना हो, ना ही शादीशुदा जिंदगी में एक पति का पत्नी से और पत्नी का पति से भरोसा टूटे। ठीक है? नॉट टू शेक द म्यूचुअल कॉन्फिडेंस ऑफ मैरिड लाइफ। भाई सीधी सी बात है, अगर वाइफ हस्बैंड की कम्युनिकेशन को डिस्क्लोज कर देती है और जिसके चलते हस्बैंड को कन्विक्ट कर दिया जाता है, तो अब आप ही मुझे बताइए, क्या जेल से छूटने के बाद हस्बैंड उसके साथ रहना पसंद करेगा? आप खुद को एज ए हस्बैंड कंसिडर करके चलिए। अगर आपकी वाइफ आपके द्वारा बताई गई किसी कम्युनिकेशन को डिस्क्लोज कर देती है जिसके चलते आपको कन्विक्शन कर दी जाती है, तो क्या आप जेल से छूटने के बाद अपनी वाइफ के साथ रहना पसंद करोगे? बताइए। भाई साथ रहना तो छोड़िए, आप जेल से छूटते ही सबसे पहला काम जो करोगे वो अपनी वाइफ के अगेंस्ट डिवोर्स प्रोसीडिंग डाल दोगे कि भाई मुझे इस औरत के साथ नहीं रहना, राइट? ऐसे तो फिर शादियां टूटने लगेंगी, है ना? और चलो मान लो यदि आप डिवोर्स का केस फाइल नहीं करते, तो आप अपने दिल पर हाथ रख के मुझे बताइए, क्या आप अपनी वाइफ के साथ पहले की तरह रह पाएंगे? जैसे पहले आप हस्बैंड वाइफ की तरह रिलेशन को कैरी ऑन कर रहे थे, क्या आप उसी तरह आज भी जेल से छूटने के बाद भी उस रिलेशन को मेंटेन कर पाएंगे? भाई कन्विक्शन होने से पहले जैसे हस्बैंड वाइफ को ट्रीट करता था, वाइफ के साथ बिहेव करता था, क्या जेल से छूटने के बाद भी वो वाइफ के प्रति अपने पुराने एटीट्यूड को मेंटेन कर पाएगा? नहीं ना। ट्रस्ट विच इज द बेस, विच इज द सोल ऑफ एवरी मैरिटल रिलेशनशिप विल बी डिस्ट्रॉयड बिटवीन देम।
बल्कि मैं तो कहूंगा नॉट ओनली द ट्रस्ट बट द बॉन्ड दे शेयर, द लव एंड अफेक्शन टुवर्ड्स ईच अदर, दैट केयर एंड कंसर्न फॉर ईच अदर, एवरीथिंग विल कम टू एन एंड। उनका जो रिश्ता है वो इंटरनली पूरी तरीके से डैमेज हो चुका हुआ। अब हस्बैंड उसके साथ बस एक फॉर्मल रिलेशन, एक ड्यूटी सी पूरी करेगा, राइट? सो दैट मींस इंजरी रिजल्टिंग फ्रॉम डिस्क्लोजर ऑफ फैक्ट वुड बी ग्रेटर देन द एडवांटेज टू बी ड्राइव फ्रॉम डिस्क्लोजर। ऑलराइट, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, इंजरी रिजल्टिंग फ्रॉम डिस्क्लोजर ऑफ फैक्ट, विच फैक्ट? कम्युनिकेशन बिटवीन मैरिज, वुड बी ग्रेटर देन द एडवांटेज टू बी ड्राइव फ्रॉम डिस्क्लोजर। जो इंजरी उस कम्युनिकेशन को डिस्क्लोज करने से मिलेगी, वो इंजरी उस कम्युनिकेशन को डिस्क्लोज करने से जो एडवांटेज मिलेगा उससे कहीं ज्यादा होगी। ठीक है, इंजरी विल बी मच हायर देन द एडवांटेज। तो इंजरी जैसे कि डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज और डेथ ऑफ मैरिटल रिलेशनशिप बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। ठीक है, एंड दिस इज द रीजन, आई रिपीट, दिस इज द रीजन व्हाई सच कम्युनिकेशन इज लॉजिकली रेलेवेंट बट नॉट लीगली रेलेवेंट। ठीक है, समझ में आया? यही कारण है कि जो कम्युनिकेशन है लॉजिकली तो रेलेवेंट है। अगर आपको याद हो तो लीगल रेलेवेंस और लॉजिकल रेलेवेंस के टॉपिक में हमने डिस्कस किया था कि कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिज वो लॉजिकली तो रेलेवेंट है लेकिन लीगल रेलेवेंट नहीं है। तो लीगल रेलेवेंट क्यों नहीं है? क्योंकि सच कम्युनिकेशन विल लीड टू डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, such communication will lead to death of marital relationship between husband and wife, or such communication will have adverse consequences upon the marriage. ठीक है, so this is the main principle, or this is the policy, or this is the rationale behind framing section 122 that communication between husband and wife are barred. Clear? तो बताइए आप में से कितने लोगों ने इस क्वेश्चन को एकदम करेक्टली आंसर किया? मुझे ऐसा लगता है अगर आपने सेक्शन 122 के लेक्चर को बहुत अच्छे से सुना है तो मुझे ऐसा लगता है कि ऑलमोस्ट सभी लोगों ने इस क्वेश्चन को एकदम करेक्टली आंसर किया है। ठीक है, अब चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखो नेक्स्ट स्लाइड में हस्बैंड वाइफ आ गए, आपस में झगड़ रहे हैं एक दूसरे से। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अंडर सेक्शन 122 कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिज इज प्रोटेक्टेड and not act. Do you agree with the above statement? Support your statement with the case law. तो क्या कहा जी? सेक्शन 122 में मैरिज के दौरान जो कम्युनिकेशन की गई है वो तो प्रोटेक्टेड है, लेकिन मैरिज के दौरान जो एक्ट किए गए हैं वो प्रोटेक्टेड नहीं है। क्या आप ऊपर वाली दी गई स्टेटमेंट से एग्री करते हो? अगर हां तो अपने आंसर को केस लॉ के साथ सपोर्ट करिए। तो क्या होगा इसका आंसर? यस और नो? बताइए। बताइए जैसा। वेरी गुड, आंसर विल बी द अबव स्टेटमेंट इज ट्रू। सेक्शन स्पेसिफिकली स्टेट्स कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिज इज प्रोटेक्टेड, द बार इज ओनली टू द कम्युनिकेशन एंड नॉट एक्ट्स। क्या कहा? क्या कहा? यानी कम्युनिकेशन इज प्रोटेक्टेड, बट क्या किया? किया क्या किया? वो जो गाना है ना, क्या किया? एक्ट इज नॉट प्रोटेक्टेड। केस लॉ राम भरोसे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, राइट? जिन्होंने भी सेक्शन 122 के लेक्चर को अच्छे से अटेंड किया है उन्होंने बिल्कुल करेक्टली इसका आंसर किया होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आप में से ऑलमोस्ट 90% लोगों ने इसका जो आंसर है वो एकदम करेक्ट दिया होगा। ठीक है, अगर फिर भी आपने इस क्वेश्चन का आंसर करने में कोई गड़बड़ी की है तो मुझे लगता है कि आपने या तो सेक्शन 122 के लेक्चर को अच्छे से अटेंड नहीं किया या फिर अभी तक आपने सेक्शन 122 के लेक्चर को सुना ही नहीं है, वरना आप इतने इजी क्वेश्चन के आंसर को गलत नहीं कर सकते। एनीवेज नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हस्बैंड एंड वाइफ की शादी को 2 साल हो गए। ठीक है, हस्बैंड एंड वाइफ की शादी को 2 साल हो चुके हैं। अब दोनों की जो आइडियोलॉजीज है वो बिल्कुल अलग अलग है। दोनों की जो आइडियोलॉजीज है
वो बिल्कुल अलग अलग है। जैसे सपोज करके चलिए, एक कह रहा है कि मैं कश्मीर जाऊंगा, दूसरा कह रहा है कि नहीं नहीं मैं तो कन्याकुमारी जाऊंगा। या एक कह रहा है कि मैं तो भाजपा को सपोर्ट करता हूं, दूसरा कह रही है नहीं नहीं मैं तो कांग्रेस को सपोर्ट करती हूं। ठीक है, तो आपस में दोनों की जो ट्यूनिंग है वो बिल्कुल नहीं बन पाती। सो फाइनली दे एग्री टू गेट डिवोर्स, और फाइनली वो एग्री करते हैं कि चलो हम इस रिश्ते को टर्मिनेट कर देते हैं। अभी दोनों कोर्ट का डोर नॉक करते हैं और म्यूचुअल डिवोर्स का केस फाइल कर देते हैं। सो नाउ द डिवोर्स प्रोसीडिंग्स आर पेंडिंग कोर्ट। ठीक है, अब डिवोर्स प्रोसीडिंग की पेंडेंसी के दौरान हस्बैंड ने वाइफ को कुछ कम्युनिकेट किया, या हस्बैंड ने वाइफ को कुछ कम्युनिकेशन करी। नाउ द क्वेश्चन इज, क्या वाइफ हस्बैंड के द्वारा की गई इस कम्युनिकेशन को डिस्क्लोज कर सकती है? बताइए। क्या लगता है आपको? कुछ बच्चे कह रहे हैं यस सर, कुछ बच्चे कह रहे हैं नो सर। चलिए एक काम करता हूं, मैं आपको इस क्वेश्चन के 2 आंसर प्रोवाइड करता हूं। ठीक है, थोड़ी सी हिंट आपको मिल जाएगी, तो आपने मुझे अपना करेक्ट आंसर कमेंट करके बताना है। आंसर नंबर 1 इज नो, वाइफ कैन नॉट डिस्क्लोज सच कम्युनिकेशन। जो वाइफ है वो उस कम्युनिकेशन को डिस्क्लोज नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि अभी पार्टीज के बीच में पूरी तरीके से डिवोर्स हुआ नहीं है। अभी जो डिवोर्स प्रोसीडिंग है वो पेंडिंग है, अभी उनके बीच में डिवोर्स हुआ नहीं है। एंड अनलेस एंड अंटिल दे आर डिवोर्स देयर मैरिज कंटिन्यूज, देयरफॉर द वाइफ कैन नॉट डिस्क्लोज सच कम्युनिकेशन एंड सेक्शन 126 बार विल अट्रैक्ट ओवर हियर। भाई सिंपल सी बात है, जो कम्युनिकेशन है वो मैरिज के दौरान की गई है। ठीक है, ड्यूरिंग द मैरिज वाली कम्युनिकेशन है। सो देयरफॉर जो वाइफ है वो उस कम्युनिकेशन को डिस्क्लोज नहीं कर सकती। राइट? अब आंसर नंबर 2 सुनिए। आंसर 2 इज यस, वाइफ कैन डिस्क्लोज सच कम्युनिकेशन। Why? Because section provides exception to the general rule contained in section 122। सेक्शन क्या प्रोवाइड करता है? एक एक्सेप्शन प्रोवाइड करता है। किसका? जनरल रूल का। जनरल रूल क्या कहता है कि कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिज बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ इज प्रोटेक्टेड एंड कांट बी डिस्क्लोज। बट इसी जनरल रूल का एक्सेप्शन भी प्रोवाइड किया हुआ है। और एक्सेप्शन क्या कहता है? दैट इन केस ऑफ एनी सिविल सूट और क्रिमिनल प्रोसीडिंग बिटवीन पार्टीज टू द मैरिज, then the bar of section 122 does not get attracted and wife can disclose the communication made to him by her husband। अगर हस्बैंड और वाइफ के बीच में कोई सिविल प्रोसीडिंग चल रही है, कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग चल रही है, तो फिर ऐसे केसेस में सेक्शन 122 का जो बार है वो एप्लीकेबल नहीं होता और वाइफ हस्बैंड के द्वारा की गई कम्युनिकेशन को या हस्बैंड वाइफ के द्वारा की गई कम्युनिकेशन को डिस्क्लोज कर सकता है। एंड सिंस हस्बैंड और वाइफ के बीच में डिवोर्स प्रोसीडिंग चल रही है एंड डिवोर्स प्रोसीडिंग आर सिविल प्रोसीडिंग, देयरफॉर वाइफ कैन राइटली डिस्क्लोज द कम्युनिकेशन। दूसरा आंसर ये है जी। समझ में आया? अब सारे बच्चे चक्कर खा गए। अभी तक जो कह रहे थे अरे सर पहला आंसर तो बिल्कुल सही है, आप खामखा दूसरे आंसर की ओर बढ़ रहे हो। अब सारे के सारे बच्चे चक्कर खा गए। अब कह रहे कि नहीं नहीं सर दूसरा आंसर मेरे को लगता है ज्यादा ठीक है, पहला आंसर इतना ठीक नहीं लग रहा। यही चल रहा है आपके माइंड में। चलिए अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि इनमें से सही आंसर क्या है। चलिए फटाफट कमेंट करिए, मैं आप सभी के कमेंट देख रहा हूं। बताइए फटाफट इनमें से सही आंसर क्या है। अब मुझे लगता है कि आप बहुत इजीली आंसर कर दोगे। दोनों ही आंसर्स को बाकायदा रीजनिंग के साथ आपको एक्सप्लेन कर दिया गया, तो मुझे लगता है कि आप इसका सही आंसर कर दोगे। तो चलिए फटाफट कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट करिए। अच्छा एक चीज और, आप मुझे एक बात बताइए, अगर इसी सिचुएशन में पार्टीज के बीच में डिवोर्स हो जाता, ठीक है सपोज करके चलिए हस्बैंड और वाइफ के बीच में जो डिवोर्स था ये हो जाता, तो क्या वाइफ हस्बैंड की कम्युनिकेशन को डिस्क्लोज कर सकती है? आंसर इज यस। अरे भाई नो, आंसर इज नो। व्हाई? बिकॉज बार ऑफ सेक्शन 122 कंटिन्यूज इवन आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, इवन आफ्टर डिवोर्स बिटवीन द पार्टीज। ठीक है हाँ, लेकिन अगर डिवोर्स के बाद अगर कोई कम्युनिकेशन हस्बैंड और वाइफ के बीच में हुई है, बेसिकली हस्बैंड वाइफ तो नहीं रहे, डिवोर्स के बाद
वो दोनों एक स्ट्रेंजर हो गए, या आप कह सकते हो आजकल जो बॉलीवुड में ट्रेंड चल रहा है वो फ्रेंड का ही चल रहा है। ठीक है, डिवोर्स के बाद वो बोलते हैं कि हम आपस में एक साथ रहेंगे, आजीवन रहेंगे, बस हमने जो रिलेशन है उसको दूसरा नाम दे दिया है। ठीक है, तो सपोज करके चलिए कि अगर डिवोर्स के बाद आदमी, हस्बैंड कहना तो ठीक नहीं रहेगा, औरत से कुछ कम्युनिकेशन स्टेट करता है, तो क्या ये जो कम्युनिकेशन प्रोटेक्टेड है? तो आंसर इज नो। व्हाई? बिकॉज कम्युनिकेशन मेड बिफोर मैरिज एंड कम्युनिकेशन मेड आफ्टर द मैरिज इज नॉट प्रोटेक्टेड अंडर सेक्शन 122। क्लियर? वेरी गुड। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक कपल पिछले काफी सालों से लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा है। ठीक है, एक कपल काफी सालों से लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा है। तो अब क्वेश्चन ये है, जो कपल्स लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, क्या सेक्शन 122 का जो बार है कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिज, ये बार इस कपल पर एप्लीकेबल होगा? भाई मान लीजिए एक्स और वाई पिछले 5 सालों से लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं। एक दिन एक्स ने वाई को कुछ कम्युनिकेशन करी, तो क्वेश्चन ये है, क्या वाई एक्स की कम्युनिकेशन को डिस्क्लोज कर सकती है या नहीं? बताइए, क्या लगता है आपको? कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर बिल्कुल कर सकती है, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि नहीं सर, आंसर इज नो। एक्स और वाई के बीच में जो कम्युनिकेशन हुई है उसको डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि अगर एक्स और वाई पिछले कई सालों से लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं तो उनके बीच में मैरिज की जो प्रिजम्पशन है वो रेज हो जाती है। वहीं कुछ बच्चे कह रहे हैं कि हाँ सर, वाई एक्स की कम्युनिकेशन को बिल्कुल रिवील कर सकती है, क्योंकि सेक्शन 122 का जो बार है वो किससे डील करता है? कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिज से। और आपने बताया कि एक्स और वाई लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, उनके बीच में तो कोई मैरिज हुई नहीं है, तो इसलिए वाई एक्स के द्वारा की गई कम्युनिकेशन को डिस्क्लोज कर सकती है, उस पर किसी भी तरह की कोई पाबंदी नहीं है। तो क्या होगा जी इसका आंसर? बताइए जज साहब, लगाइए अपना जुडिशियल माइंड। तो देखो, इसका आपने एक डिप्लोमेटिक आंसर करना है। ये दोनों ही आंसर, रॉन्ग वाला भी और राइट वाला भी, दोनों ही आंसर आपके बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपको इसका आंसर बड़ा डिप्लोमेटिकली करना है। जैसे कि यू हैव टू आंसर लाइक दिस, ऑल्दो द बार ऑफ सेक्शन 122 अप्लाइज ओनली टू कम्युनिकेशन मेड बाय पर्सन ड्यूरिंग मैरिज, इवन दो द बार ऑफ सेक्शन 122 अप्लाइज ओनली टू द कम्युनिकेशन मेड बाय पर्सन ड्यूरिंग मैरिज। अगर हम सेक्शन को लिटरल इंटरप्रिटेशन दें तो सेक्शन के अकॉर्डिंग जो बार है वो केवल मैरिज वाली कम्युनिकेशन पर एप्लीकेबल होता है, राइट? But according to the several landmark judgments of the Supreme Court, if two persons are living as husband and wife from reasonable period of time, then in such cases, court can raise presumption of marriage between them, and therefore the bar of section 122 will applicable upon them. ठीक है? तो कुछ इस तरीके से आपने डिप्लोमेटिकली दोनों ही रीजनिंग को सपोर्ट करते हुए अपने आंसर को फ्रेम करना। ठीक? इसके सपोर्ट में अगर आप केस लॉ लिखना चाहो तो आप चनमुनिया का और डी वेल्लोस्वामी का केस लॉ लिख सकते हो। सेक्शन 125 सीआरपीसी मेंटेनेंस की वीडियो में हमने इस टॉपिक को बहुत अच्छे से किया हुआ है। ठीक है, अब चलिए आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, ये होमवर्क है आपका, फटाफट कमेंट करके बताना। सेक्शन 122 का जो बार है वो वॉइड मैरिज पे एप्लीकेबल होगा, वैलिड मैरिज पे एप्लीकेबल होगा, या फिर वॉइडेबल मैरिज पे एप्लीकेबल होगा? सेक्शन 122 का जो बार है वो इन तीनों तरह की मैरिजेस पर एप्लीकेबल होगा, या फिर इन तीनों में से किसी एक या किसी दो तरह के मैरिज पर एप्लीकेबल होगा? बताइए। चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे देना है। तो देखो जी, ये था हमारा आज का सेशन। आई होप ये जो सेशन है आपको बहुत पसंद आया होगा।
चलिए आप मुझे बताइए कि आप में से कितने लोगों ने इन 5-6 क्वेश्चन का एकदम सही आंसर किया। कितने लोगों ने 5 में से 3 से ज्यादा क्वेश्चन का सही आंसर किया? अपने आप को इवैल्यूएट करिए, कहां आपसे गलती हुई, कहां आपने मिस्टेक करी, क्या आपने क्वेश्चन को सुनने में जल्दबाजी की या अभी तक आपका जो कंसेप्ट है वो स्ट्रांग नहीं हुआ है। तो चलिए कमेंट करके अपनी परफॉर्मेंस को बताइए मुझे। और देखो, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है या इसी तरह के और भी सेशन आप मुझसे चाहते हैं तो आप प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपके सपोर्ट की, आपके प्यार की मुझे बहुत जरूरत है। अगर आप गूंगे बहरे बनकर वीडियो को देखते हो तो यार उससे मेरा मोटिवेशन नहीं बनता, ठीक है। जैसे आप लोगों को मोटिवेशन की जरूरत होती है, ऐसे ही मुझे भी मोटिवेशन की जरूरत होती है, ठीक है। तो अगर आपको इस तरह के सेशन पसंद आ रहे हैं और आप चाहते हैं कि फ्यूचर में और भी तरह के मेंस के क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आऊं तो प्लीज आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।